डियर फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे अगस्ता जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल लगा हुआ है। एसआईआर क्या है और भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, अभी करेंट इशू है जिसमें कि विपक्षी दल वोट चोर तमाम मुद्दे लेकर के आया है। तो एसआईआर है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण है क्या, यही है एसआईआर। तो सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता की गणनाओं को पुनरीक्षण करने का काम करने का इसे अधिकार मिला है। तो जैसे कि होता क्या है कि समय समय पर भारत सरकार के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास यह पावर है कि वह मतदाता सूची को सर्वे करके उसके गहन परीक्षण करके जो नाम कट गए हैं, जो लोग एक्सपायर कर गए हैं उनके नाम को निकालना, जो लोग नए नाम हैं उनको जोड़ना, इसमें तमाम संवैधानिक गतिविधियां हैं। उस गतिविधियों में कहां कहां लोचा आ रहे हैं जिसके कारण से उल्लंघन हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपको आप देखिएगा कि 71वीं मेंस का बन सकता है कि एसआईआर क्या है। इसमें तमाम क्वेश्चंस भी आएंगे, इस चीज को आप देख सकते हैं कि एसआईआर के अलावा कि एसआईआर शुरू क्यों किया गया, ये भी आपके साथ क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद से एक क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है कि इसे बिहार से ही पहली बार लागू क्यों करने का प्रयास किया गया। क्या भारत में और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य में से 3 केंद्र शासित राज्यों में तो विधानसभा है, लेकिन बिहार से ही क्यों शुरू किया गया। तो इसमें तो कुछ विशेष बातें तो नहीं है कि बिहार से क्यों शुरू किया गया, लेकिन जो वर्तमान में लोकोक्तियां चलती है, एक्सपर्ट के राय चलते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर कर दूंगा। इसके अलावा यदि यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर, जिसको कह सकते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, करने का निर्णय आखिर लिया क्यों। तीन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहां पर एसआईआर क्या है। एसआईआर क्या है, तो इस चीज को एसआईआर क्या है, इस चीज को जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा मतदाता सूची। क्या जानना पड़ेगा जी, मतदाता सूची। मतदाता सूची जिसको हम लोग कहते हैं वोटर लिस्ट, आप इस चीज से अवगत होंगे। मतदाता सूची, तो मतदाता सूची में क्या क्या प्रोविजन है और संवैधानिक गतिविधियां क्या है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का वर्णन है 324 से लेकर 329 आर्टिकल में, ये आप और हम सब जानते हैं। तो इसी में 324 और 326 अनुच्छेद का जिक्र करना अनिवार्य है। तो मतदाता सूची के सेंस में संविधान के अनुच्छेद 324 क्या कहता है, 324 क्या कहता है, फिर बताएंगे 326 क्या कहता है। तो 324 कहता है कि संसद और विधानमंडल के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाता सूची तैयार करने, उसका नियंत्रण करने तथा चुनाव के निर्देशन करने का अधिकार प्राप्त है। मतदाता सूची तैयार करने, उसका नियंत्रण करने तथा उसके निर्देशन करने का चुनाव आयोग के पास में है। किसके पास में है, तो ईसीआई के पास में है। ईसीआई के पास में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में ये बातें हैं कि वह मतदाता सूची को कैसे परिपक्व बना सकता है, यह उसके पास में पावर है। और संविधान का आर्टिकल 326 कहता है, यही अनुच्छेद 326 कहता है, अनुच्छेद 326 कहता है कि 18 वर्ष 18 ईयर्स 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को यहां पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ये दो बातें आपके सामने स्पष्ट तौर पर आ गई।
तो अब जब यहां पर है तो मतदाता सूची में यदि वह मतलब कि एसआईआर लेके आया तो मतदाता सूची को तो रिवीजन कर ही सकता है ना। तो ये उसको संवैधानिक पावर है अनुच्छेद 324 के द्वारा। और 326 में तो कोई विवाद हो नहीं रहा है, जो विवाद हो रहा है 324 में ही हो रहा है। अब यहां पर एक बात की चर्चा करेंगे कि निर्वाचन आयोग के पास में और क्या क्या नियमावलियां है। तो निर्वाचन आयोग 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दिया था। निर्वाचन आयोग, एक सेकेंड, निर्वाचन आयोग 1950 में निर्वाचन आयोग 1950 में एक चीज लेके आया था जिसका नाम रहा जन प्रतिनिधित्व, जन 1950 में निर्वाचन आयोग ने लेके आया था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। इस अधिनियम की कुछ धाराएं हैं। यह किसके द्वारा लाया गया था? निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1950 में। कौन सा चीज लाया गया था? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तैयार किया गया था। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में एक बात कही गई थी कि इसका धारा 16 है, धारा इसका 18 है, सॉरी धारा 16 है, धारा 19 है और धारा 20 है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 16 में क्या कहता है? धारा 16, धारा 19 और धारा 20, ये तीन चीजों पर चर्चा करनी अनिवार्य है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 कहता है कि किसी भी गैर नागरिक को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। गैर नागरिक मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो भारत के नागरिक नहीं है, जिस पर कि हमेशा एक क्वेश्चन उठ रहा है गैर नागरिक में कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, यहां पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लिए हैं और ये मामला पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जैसा कि सुनने में मिलता है, जैसा कि टीवी चैनलों के माध्यम से मिलता है, जैसा कि डिबेट के माध्यम से मिलता है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यही कहता है कि जो गैर नागरिक है उन्हें मतदाता सूची में नामांकन नहीं किया जा सकता है, उन्हें अयोग्य घोषित करता है। गैर नागरिक मतलब कि जो भारत के नागरिक नहीं हो। मैंने ऐसा गैर नागरिक के संबंध में बिहार शब्द नहीं किया है, क्योंकि नागरिकता जो होती है ना, ये संघ सूची का मुद्दा है, जिसको कि 5 से लेकर के 11 तक में भाग 2 में है। तो वही गैर नागरिक को यहां पर कभी भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट कह रहा है। ये कौन कह रहा है? तो निर्वाचन आयोग का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1950 में आया था। दूसरा चीज कहता है धारा 19 कहता है कि 18 वर्ष, कितना? 18 ईयर्स। आप जानते हैं कि वयस्क मताधिकार की मिनिमम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। तो 18 वर्ष न्यूनतम जिसका एज हो जाए, उस क्षेत्र का सामान्य निवासी अगर होता है तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल करना होगा। जिसका उम्र 18 साल हो जाता है और उस क्षेत्र का सामान्य निवासी हो जाता है तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल करना होगा। लेकिन यहां पर विवाद धारा 20 कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पर जो विवाद कर रहा है धारा 20 कह रहा है। अब धारा 20 को समझिएगा तो आपका पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। यह कहता है कि अगर भारत का कोई नागरिक है या गैर नागरिक है, तो अगर धारा यह कहता है कि किसी निर्वाचित क्षेत्र में अगर किसी का आवास हो, मान लीजिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आपका एक घर बना लिया है, आवास है, तो ऐसा नहीं है कि उसे सामान्यतः वहां का निवासी माना जाएगा। आवास होने से निवासी नहीं माना जाएगा। इसीलिए रेड पेन से मैंने यहां पर इंक्लूड किया है कि अगर आपका मान लीजिए कि यहां पर आवास है, बिहार में पटना में आवास है, तो यहां के सामान्यतः आप निवासी नहीं माने जाएंगे जब तक कि यहां पर आपके पास कोई खतियानी कागजात नहीं है। वो खतियानी कागजात पर मैं चर्चा आगे करूंगा कि क्या क्या खतियानी कागजात आपको मांग रहा है। ये बात, 3 बात समझ गए कि निर्वाचन आयोग का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या क्या धारा पर चर्चा है? 16, 19 और 20 पर। अब हम सीधे शुरू करते हैं
कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का धारा 21 क्या कहता है। तो यहां पर सीधे आगे बढ़ते हैं। तो एसआईआर शुरू क्यों किया गया, एसआईआर शुरू क्यों किया गया, तो इस पर बात करते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 21 के अनुसार यह बात कहता है कि निर्वाचन आयोग के पास यह अधिकार प्राप्त है। कौन सी है, धारा 21, धारा 21, यह धारा कौन सा 21 है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का धारा 21 है, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से लिया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, अधिनियम से लिया गया है धारा 21। तो धारा 21 कहता है कि यह निर्वाचन आयोग के पास अधिकार प्राप्त है कि वह समय समय पर वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है। तो चुनाव आयोग ने ऐसा पाया कि बिहार में अंतिम बार यहां पर मतदाता सूची का रिवीजन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। अंतिम बार रिवीजन कब हुआ, 2003 में। अब कब हो रहा है, तो अभी रिवीजन हो रहा है 2000, आप देख सकते हैं कौन साल चल रहा है, 25 में। तो इसके बीच में आप मान के चलते हैं कि 22 साल का गैपिंग रहा अप्रॉक्स। इस 22 साल के गैपिंग में एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर से बोलना चाहूंगा कि इस 22 साल के गैपिंग में रहा तो बहुत सारे लोग जो हुए यहां से बड़े पैमाने पर कोई रोजगार के लिए पलायन किया, तो कोई एजुकेशन के लिए पलायन किया। तो ऐसी पलायन की स्थिति में किसी किसी का मान लीजिए कि पटना में भी वोटर लिस्ट है और किसी किसी का वोटर लिस्ट पटना के साथ साथ गांव में भी है। तो ऐसी जो स्थितियां दोहरा रही है, तो ऐसा नियम कहता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 कि वोटर लिस्ट दोहराना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति एक ही जगह का वोटर कार्ड का मतदाता, माने एक ही जगह का मतदाता होना चाहिए। तो इसीलिए इसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ी, एसआईआर शुरू करने की जरूरत पड़ी कि 22 साल में बहुत सारे लोग यहां पर रोजगार के लिए या तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारे लोगों का शहरीकरण हुआ, जिसके कि प्रवास गमन हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में एक नागरिक दूसरे जगह पर दो जगह पर वोटर कार्ड लेके न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि एसआईआर शुरू किया जाए या एसआईआर करवाया जाए। या इसके पास पावर भी है। और ये जैसे शहरीकरण का प्रभाव हुआ, मैंने बताया कि बिहार जैसे राज्यों में पलायन की समस्या आई, तो कुछ लोग राजस्थानों का वोटर कार्ड में नाम जोड़ा लिए हैं, बिहार के गांव में तो चलिए रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दो जगह नाम दर्ज न हो, इस कारण से यह काम ऐसा किया गया। इसके आगे चलते हैं तो अब ऐसा आप बोल सकते हैं, यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि इसको बिहार में ही प्रथम शुरू क्यों किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि नवंबर 2025 में बिहार में नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव है। तो नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव है, तो इसलिए जहां पर पहले चुनाव होगा वहीं पर करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि सत्ता पक्ष के अलावा कुछ विपक्ष की भी राय ले लिया जाए, तो विपक्ष की राय में के अनुसार कुछ एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि बिहार से ज्यादा घुसपैठी, बिहार से ज्यादा वोटर कार्ड लोगों का बन गया है बंगाल में। तो बिहार के माध्यम से शुरू करके बंगाल को मैसेज देने का भी प्रक्रिया है, जो कि शायद अगले साल में बंगाल में भी चुनाव है विधानसभा का। तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि एक बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर एक एक्सपर्ट की राय मानी जाए या एक्सपर्ट का विचारधारा माना जाए, विपक्ष का विचारधारा माना जाए, तो यह एक संदेश देने की बात होती है। सबसे पहले देखा जाए तो 2003 में बीएलओ के माध्यम से यहां पर 31 दिन में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर ली गई। लेकिन यहां पर जो रहा, अब जो अभी एसआईआर चालू हुआ है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो चालू हुआ है, विशेष गहन पुनरीक्षण जो चालू हुआ है, इसमें दो बातों को ध्यान रखना है। ये कहता है कि 2003 से, ध्यान दीजिएगा, 2003 से जो पहले मतदाता सूची में शामिल है उनके साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। केवल वो व्यक्ति अगर मृत हो गए हैं तो उनका नाम काट के हटा दिया जाएगा।
बस इतने ही बात कह रहा है, इससे ज्यादा नहीं कह रहा है। लेकिन जो 2003 के बाद मतदाता सूची में जुड़े हैं, किसके 2003 के बाद मतदाता सूची में जुड़े हैं, तो वैसे लोगों को 2003 से पहले के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। से पहले के लिए, पहले वाले व्यक्ति के लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये लाइन क्लियर हो गया। लेकिन 2003 के जो बाद मतदाता सूची में जुड़े हैं, तो उन्हें कह रहा है कि अपने माता पिता का यहां पर आप क्लियर हो जाएगा आपको, अपने माता पिता का, क्योंकि यहां पर यह भी बात क्लियर हो रहा है कि माता मान लीजिए कि इंडियन है, पिता यदि बाहरी है तो भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अपने माता पिता का जन्म स्थान और जन्म प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है। माने जन्म तिथि और जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि करनी अनिवार्य है। माता पिता का जन्म स्थान एक नंबर में, और दूसरा क्या है, जन्म तिथि की पुष्टि मांग रहा है। एक कब से, जो 2003 के बाद जुड़े हैं, 2003 के जो बाद जुड़े हैं उनसे दो चीजें मांग रहा है। क्या क्या मांग रहा है जी? तो एगो मांग रहा है कि उनका जन्म स्थान का ब्यौरा दे दीजिए कि कहां पर माता पिता का जन्म हुआ था, और दूसरा चीज है कि एक चीज उनसे और मांगा कि अपने माता पिता का जन्म का तारीख बता दीजिए। जब माता पिता भारतीय होंगे तो बेशक संविधान की नागरिकता के अनुसार हम भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि जहां के माता पिता है वहां के बेशक हम नागरिक हो गए। अब यहां पर चर्चा करते हैं कि एसआईआर के कुछ पक्ष में तर्क है, कुछ विपक्ष में तर्क है। एसआईआर के कुछ पक्ष में तर्क है, कुछ विपक्ष में तर्क है। तो सबसे पहले एसआईआर के पक्ष में तर्क। एसआईआर का तो समझते हो कि पक्ष एवं विपक्ष में तर्क, मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों का तर्क को एक साथ कंपेयर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एसआईआर के पक्ष के में तर्क कहना है कि कुछ लोग इसमें से ऐसा कहते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, कि इसे 31 दिन के अंदर पूरा कर लेनी है। एसआईआर का जो है इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क में सबसे पहली बात है कि सबसे पहले पक्ष की बात करते हैं। पक्ष, तो पक्ष कहता है कि एसआईआर जो है 2003 में बिना कोई तकनीकी सहायता के 31 दिन में 31 डेज में 31 दिन में आपको एसआईआर पूरा कर लिया, यानी स्पेशल इंटेंसिव माने रिपोर्ट जो है वह अपना तैयार कर लिया बिना कोई लेकिन अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी का भंडार है। अभी वर्तमान में यहां पर ना 1 लाख से अधिक बीएलओ है। कितना बीएलओ है जी? 1 लाख से अधिक क्या है? बीएलओ है। उसके बाद से यहां पर कहता है कि 1 लाख तो बीएलओ की आप संख्या बता दिए, और लगभग 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि 1.5 लाख 1.5 लाख लिखे हैं। 1.5 लाख लगभग बीएलए ब्लॉक लेवल एजेंट, बीएलए मतलब हो गया ब्लॉक लेवल एजेंट, काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 31 दिन में पूरा करना हो तो 2003 में जब पूरा हो गया तो 2025 में इतना टेक्नोलॉजी और इतने मानव संसाधन के साथ क्यों नहीं पूरा हो सकता है। लेकिन विपक्ष का इसमें कहना है कि यहां पर 8 करोड़ से अधिक मतदाता है। विपक्ष का तर्क मैंने बताया। अब विपक्ष का यहां पर तर्क लिख दे रहे हैं। विपक्ष का तर्क दे रहा है कि 8 करोड़ से अधिक मतदाता है।
8 करोड़ से अधिक यहां पर अभी मतदाता है। विपक्ष कह रहा है कि इतना बड़ा संख्या में कभी भी पहले एसआईआर की गणना नहीं हुई है, जो कि अभी चुनाव आयोग करने वाला है। और इसमें 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता को ना अपने माता पिता का, जो मैंने पिछले में पढ़ाया है ना, कि अपने माता पिता का पुष्टि करना है। 3 करोड़ से अधिक, दूसरा पॉइंट है कि 3 करोड़ से अधिक माता पिता की पुष्टि करनी है। माता पिता के जन्मस्थान और जन्मतिथि की पुष्टि करनी है। तो ऐसी स्थिति में यदि समय सीमा इतनी कम रहेगी तो कुछ छात्र है, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ छात्र है, कुछ प्रवासी मजदूर है, उनके छूटने की संभावना है, उनके साथ त्रुटियां हो सकती है। ये पहला तर्क हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के विषय में। दूसरा कहता है, ये तो पहला बात समझ गए कि एक कहता है कि जब 2003 में पूरा हो गया बिना रिसोर्स के, तो 2025 में क्यों नहीं पूरा होगा 31 दिन में, चूंकि इसके पास इतने रिसोर्स है। मतलब टेक्नोलॉजी तो है ही, 1 लाख से अधिक बीएलओ काम कर रहे हैं, 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, 1.5 लाख से अधिक ब्लॉक लेवल एजेंट काम कर रहे हैं, उसके बाद क्यों नहीं होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इतने कम समय में जो लोग बाहर पलायन कर गए हैं वे लोग छूट सकते हैं। उन लोग का न दिल्ली बम्बे में प्रवासी मजदूर का वोटर कार्ड है और न इनका गांव पर कार्ड है। अब दूसरा इसको पॉइंट को समझते हैं, दूसरे पॉइंट पर तो ज्यादा लफड़ा है। दूसरे पॉइंट को समझते हैं, अगर दूसरे पॉइंट को समझते हैं, एक और पे ले लेते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। अगर दूसरे पॉइंट के लिए लेते हैं तो एसआईआर में कहना है कि आधार कार्ड, दूसरा पॉइंट में इसमें कह रहा है कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र का वैध प्रमाणिकता नहीं कर सकता है। माने आधार कार्ड जो है ना वह यहां नहीं चलेगा, क्योंकि नागरिकता या जन्म प्रमाण पत्र का यह सर्टिफिकेट आधार कार्ड नहीं देता है। यदि ऐसा यदि देता आधार कार्ड, तो फिर यहां पर क्या जरूरत था नगर निगम से इसको बनाने के लिए। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनते हैं, इसको बनाने की क्या जरूरत थी। तो इसमें वैध दस्तावेज में 3 दस्तावेज को माना है। इसमें वैध दस्तावेज को 3 दस्तावेज माना है। कौन कौन वैध दस्तावेज को 3 दस्तावेज में वैध दस्तावेज को यहां पर दिया है। तीनों दस्तावेज का नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो एक पहला है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के अलावा यदि बात करते हैं तो भूमि आवंटन पत्र, जो खानदानी कागजात है, भूमि आवंटन पत्र। और तीसरा जो पॉइंट है ना उसको कहते हैं परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर, ये 3 चीजों को वैध माना है। लेकिन इसके विपक्ष में तर्क लोग देते हैं कि जब हर जगह आधार कार्ड माना जाता है तो यहां पर आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा। हर जगह आधार कार्ड माना जाता है तो यहां पर आधार कार्ड क्यों आखिर आप नहीं मानिएगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि इसलिए मानने से इनकार कर रहा है, इसलिए मानने से इनकार कर रहा है कि आधार कार्ड जो हर जगह माना जाता है यहां पर क्यों नहीं माना जाएगा। तो इसका कारण है कि कुछ एक्सपर्ट कहते हैं, सभी लोग नहीं, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि बांग्लादेश से कुछ घुसपैठी बंगाल के रास्ते बिहार तक भी पहुंच करके अपना आधार कार्ड फर्जी बनवा लिए हैं। अब ये बात केंद्र सरकार भी अपने आप को, वर्तमान जो सरकारें रहती है उसको स्वीकारती नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार पाती है? बात सब अंदर अंदर सही हो सकता है, लेकिन स्वीकारती क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ना सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी जो होती है बीएसएफ के पास होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास होती है, जिसका कंट्रोल कौन करता है? गृह मंत्रालय। तो यदि वो कहेगा कि बांग्लादेश से घुसपैठी घुस गया और कब घुसा, क्या घुसा, घुस गया, तो इस पर क्वेश्चन उठता है कि अभी तक आपकी सरकारें 15 साल 10 साल से रह रही है तो क्या कर रही है। तो एक दूसरे पर फेंका फेंकी यहां नहीं चल पाता है। तो इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब कुल मिलाकर के यहां पर आगे देखते हैं कि
इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा इतने शब्दों के साथ कि भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि विगत 25 वर्षों से, विगत लंबे समय से यहां पर लोग, हर राज्यों के लोग या तो पढ़ाई के लिए या तो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं पलायन किए। एक कारण कमोबेश हर राज्य में है, बिहार में थोड़ा सा ज्यादा है। उसके अलावा जो शहरीकरण का प्रभाव बना तो उसी राज्य में लोग गांव से आके शहर में बसने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में दो दो जगह वोटर कार्ड बनने लगे। इस कारण से यहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ने लगी। अब सीधे बात करते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा कहा गया है कि यह सरकार को अधिकार प्राप्त है, सरकार को अधिकार प्राप्त है कि जो इतने लंबे समय से लोग चले गए या यहां पर है, उन्हें कहीं ना कहीं नागरिकता, जो भारत के नागरिक है, जो कि विशेष गहन पुनरीक्षण में जिनकी जानकारी हो गई है, वह एक निश्चित अंतराल के बाद लौट के आते हैं तो उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए कोई रोजगार के लिए चला गया 30 साल की उम्र में और 60 साल की उम्र में दिल्ली से किसी फैक्ट्री में काम करके फिर बिहार लौटा, तो उस बीच में वह यहां से अगर नाम कट भी गया है तो अगर विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं होगा तो उनका नाम कैसे जुड़ेगा? इसलिए इसको करना अनिवार्य है। और लंबे समय पर मैंने बताया कि तमाम यहां पर संवैधानिक रूल भी है और यहां पर चुनाव आयोग के पास में ऐसा अधिकार भी है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार ऐसा अधिकार भी है, तो इस कारण से वे कर लेते हैं। अब देखिएगा कि इसका, अगर इसके कंक्लूजन पर यदि चर्चा करते हैं, इसके निष्कर्ष पर यदि चर्चा करते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने निष्कर्ष पर एक ही लाइन बोलूंगा। अगर इसके निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं तो निष्कर्ष पर यह है कि सबसे बड़ा एसआईआर का मकसद यही है कि अपात्र व्यक्ति जो इसकी पात्रता नहीं रखते हैं, उन्हें अपात्र, मैंने शब्द यूज किया है, अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में यानी भारत सरकार के मतदाता सूची में शामिल न हो और पात्र व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहे। इसलिए यहां पर इसे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करना अनिवार्य है। और बिहार जैसे राज्यों के लिए इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहां पर प्रवासी मजदूर और प्रवासी छात्र, माने प्रवासी मजदूर जो कि पलायन कर चुके हैं मजदूर रोजगार के कारण, और जो लोग पढ़ाई की वजह से जो छात्र पलायन कर चुके हैं यहाँ सुविधाओं के अभाव से, वैसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर बिहार से शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो आप इस बात को आप समझ गए होंगे कि आखिर यह निर्णय क्यों लिया गया बिहार से। तो मैंने इन तमाम चीजों पर चर्चा किया। अब सबसे पहले यहां पर हम आते हैं कि हम लोग का एक ध्यान दीजिएगा कि प्रज्ञान बैच मेंस का चालू हो रहा है। इस प्रज्ञान बैच में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पर जो मेंस का क्लास होगा इसमें आंसर राइटिंग स्किल पर ध्यान दिया जाएगा। और तमाम जो एक्सपर्ट आपके सामने हैं, ये अपनी अपनी सब्जेक्ट के लिए महारत हासिल है इन लोगों के पास, और वे इस तरह से आपको आंसर राइटिंग में स्किल में मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे कि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन 38 नंबर का है तो आपको 24-25 नंबर आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर तो सब लिखते हैं, लेकिन एक बेहतर स्किल, इसमें स्किल डेवलप होना है, क्या लिखे और क्या छोड़े, इसी बात पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बैच लाया जा रहा है। और इससे जुड़ना ना भूले, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप रजिस्ट्रेशन में एनरोल्ड हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये जो बैच है ना 8 अक्टूबर से चालू हो रहा है, तो इसमें जुड़ना ना भूले। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम की भी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से यहाँ पर तमाम मेंटर्स जो हाल फिलहाल में सेलेक्ट हुए हुए लोग आएंगे और अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। और जहां पर आप लेख कर रहे होंगे, जहां पर आप कहीं मिस कर रहे होंगे, तो टीचर से हर बात लोग कहने में स्टूडेंट लोग डरते हैं, शर्म करते हैं, संकोच करते हैं, सर क्या सोचेंगे। लेकिन इसीलिए मेंटरशिप प्रोग्राम रखा गया है कि आप संदेह से बाहर निकल करके और आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। जो आपको डाउट है उस डाउट को क्लियर करिए और एक बेहतर रिजल्ट की ओर
आगे बढ़ा जाए। तो जय हिंद, इसी शब्दों के साथ